हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 फरवरी को संपन्न हुई सीटेट की एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र के बारे में। और हम इसमें बात करेंगे केवल सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसे। प्रश्न नंबर 31। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने प्राचीन कार्यालयीय अभिलेख और विवरण रखते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अभिलेखागार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 32। तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें क्या बताना है? गलत कथन बताना है। पहला क्या है? संगम कविताएं मूवेंद्र का उल्लेख करती हैं। दूसरा है मूवेंद्र तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों की मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता है। शासन करने वाले 3 परिवार चोल, चेर और पांडे, सही बात है। चौथा है 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। ये बात क्या है? चौथा ऑप्शन इसमें क्या है? सत्ता के 3 केंद्र थे, यह बात गलत है। यहाँ पे सत्ता के कितने केंद्र हुआ करते थे? सत्ता के 2 केंद्र हुआ करते थे। तो चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 32 में 4 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए। कौन से कारण हैं? मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे। दूसरा है रामदासपुर का नगर हरमंदिर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। तीसरा है सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। और चौथा है इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो क्या हो गया? चौथा ऑप्शन इसमें हो गया गलत, कि ये बात है या नहीं है। बाकी एक ए, बी और सी तीनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला 34 क्या है? 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हण ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्यनीति के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल था। तो उनके स्रोतों में सभी चीज़ें शामिल थी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। तो चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर का क्वेश्चन है मराठों के संदर्भ में सही बताना है। ठीक है, तो पहला है शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, सही बात है। दूसरा है शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था, ये बात भी सही है, देशमुख कहते थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, ये बात भी सही है। चौथा है एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले पशुचारी क्या कहलाते थे? कुणबी कहलाते थे, तो ये बात भी क्या है? सही है। तो इस प्रकार ए, बी, सी और डी चारों क्या है? सही है। ऑप्शन इज 3 करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन करना है। तो क्या क्या साक्ष्य हैं? पहला साक्ष्य है कि अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया, सही बात है, अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया था उसने। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, बिल्कुल ये भी सही बात है, बारूदें और तोपें बनाई थी। तीसरा है अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था, ये बात भी सही है, बाध्य श्रमिकों पर क्या था? निर्भर था। चौथा ऑप्शन है 1662 में अहोमों ने मुगलों को हराया। तो चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है। अहोमों ने मुगलों को 1662 में नहीं हराया, भला हालांकि इसके बाद में हराया था, 1662 के बाद में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ए, बी, सी और कौन से में? पहले नंबर में। तो आंसर नंबर इज 1 करेक्ट आंसर। ए, बी, सी क्या है इसमें? सही है। नेक्स्ट, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की विधेयता का उल्लेख करना है। कथन दिया गया है वे जो पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण 1859 में
नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। परिणाम, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई थी। तो इसमें अभिकथन, कारण और परिणाम सभी क्या हैं? वैध हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज क्या है? करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन क्या है? 38 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। इन तथ्यों को हमें क्या करना है? कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कारीगरों ने गाँव से पलायन शुरू कर दिया। दूसरा है, कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा। तीसरा है, बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। और चौथा है, कंपनी क्या बन गई? दीवान बन गई। तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना मानते हैं हम? सबसे पहले क्या हुआ था? कंपनी जब भारत में आई तो सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे शासन होता नहीं था, तो कंपनी सोना चांदी देकर उसके बदले से क्या खरीदती थी? कच्चा माल खरीदती थी। तो इसमें पहले नंबर पर आएगा बी वाला, तो एक नंबर पर यह आ गया। बाकी बी में देखो कौन सा स्टार्ट होता है? बी से। तो बी से स्टार्ट होता है 2 नंबर और 1 नंबर, तो 3 और 4 क्या हो गए? कट गए। इसके बाद में क्या होता है? कंपनी पलासी के युद्ध के बाद में क्या कर लेती है? बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेती है। तो दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा। तो बी के बाद में क्या आएगा? डी। तो बी के बाद में डी नंबर 1 में है, तो 1 नंबर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद में बात करें तो बंगाल दीवानी प्राप्त होने के बाद में यहाँ से जो राजस्व इकट्ठा किया उससे क्या करने लगी? माल की खरीदारी करने लग गई। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ के जो भी कच्चे उद्योग वगैरह थे, जो भी यहाँ के कुटीर उद्योग वगैरह थे वो नष्ट होने स्टार्ट हो गए। तो कारीगरों ने क्या किया? गाँव से पलायन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1 नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम थे? कौन कौन से थे? पहला है, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना। बिल्कुल सही बात है। वुड डिस्पेच में लिखा गया था कि हम प्रांतीय स्तर पर क्या करेंगे? सरकारी शिक्षा विभागों की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। दूसरा है, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ। नहीं, गवर्नर जनरल के अधीन नहीं हुआ। जब हमने कह दिया कि प्रांतीय स्तर पर होगा तो गवर्नर जनरल के अधीन कैसे हो गया? तो दूसरा सही नहीं है। तीसरा है, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। बिल्कुल सही बात है, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कदम उठाए गए थे इसमें। चौथा है, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। नहीं, ये कथन भी गलत है। तो नीचे दिए सही विकल्प, उपरोक्त में से केवल 1, केवल 2, 3, उपरोक्त सभी। तो इसमें ए और सी सही हैं, तो केवल कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो ऑप्शन 2 नंबर इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया था कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे? यह कथन किसने कहा था? ज्योतिराव फुले ने। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 41 नंबर 41, गैर ब्राह्मण आंदोलनों पर निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। क्या है? पहला कथन क्या है? आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनकी शिक्षा की पहुंच थी, यानी उन जातियों के द्वारा किया गया जिनकी क्या थी? शिक्षा पर पहुंच थी, यानी पढ़े लिखे लोग थे। सही बात है ये। दूसरी है, इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी, यानी ये ऐसी बात तो कही नहीं थी इन लोगों ने कि आर्य हैं वो देशज नस्ल के हैं। तो ये कथन हो जाता है अपना पूरा गलत। तीसरी बात है कि आंदोलन उन ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो सही हो जाता है अपना, ए और सी वैध हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज क्या है? करेक्ट आंसर। 42 क्या है? किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विनबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला। दूसरा है, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार को ईश्वर के बराबर मानने वाला। तो ये बात तो कहीं हुई नहीं थी आंदोलनों में कि सरकार को क्या मानना चाहिए? ईश्वर के बराबर मान्यता दी जाए। तो इसमें पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या है अपना? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 क्या है? यह 1864 में मद्रास, यानी कि वर्तमान में क्या बोलते हैं उसको, चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन या संस्था की पहचान कीजिए। तो ये बात हो रही है किसकी? वैद्य समाज की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में मद्रास में हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई। पहला है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना क्या होगा प्रांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ये पहला क्या है सही है एकदम कि 1920 के दशक में कांग्रेस ने कहा था कि हर राज्यों के लिए भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे एक राज्य का गठन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषाई समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने में कोई कदम नहीं उठाया। ये बात भी सही है, बात तो कह दी बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। तीसरा है कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों में तमिल भाषाई की ओर से आया। ये बात गलत है, सबसे बड़ा आंदोलन इनकी तरफ से नहीं आया था। चौथा ऑप्शन है नेहरू पटेल और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। तो ये बात क्या है एकदम सही है, ये भाषा के आधार पर गठन नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो क्या हो जाएगी राज्य में देश में फूट पड़ जाएगी। ठीक है, राज्य अलग अलग होने के चांस का खतरा। तो ए बी और डी क्या है इसमें सही आंसर हैं, लेकिन ए बी डी ए बी सी सी आ गया गलत, सी आ गया ये भी गलत ये भी गलत। तो ऑप्शन बचता है अपने पास ये ए और बी सही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसमें ये कथन नहीं दिया गया है, परंतु अगर हम इनके आधार पर ही माने तो हम केवल ए और बी को सही मान सकते हैं। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये करता है 27 दिन में पूरा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये मिलान करना है 46 क्वेश्चन में कि कर्क रेखा किसको बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी ध्रुव वर्त बोलते हैं उत्तरी, उत्तर की बात हो रही है तो उत्तर में विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक है, और दक्षिणी वर्त की बात हो रही है तो दक्षिणी में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है जो गलत है उसको बताना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल ये भी सही बात है। तीसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना घूर्णन थोड़ी कहलाता है, वो तो क्या कहलाता है परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है परिभ्रमण कहलाता है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा है पृथ्वी के आकार को भूभाग कहते हैं। तो ये भी क्या है राइट आंसर, सही बात है। इस प्रकार हमें क्या बताना है सही नहीं है यानी गलत बताना है। तो क्या है गलत है पृथ्वी के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या है, दो कथन दिए गए हैं तो बताने हैं कि सही हैं या गलत हैं। किसी भी एक स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है उस समय घड़ी में कितने बजते हैं 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय के स्थान का स्थानीय समय होगा, ये बात भी सही है। तो कथन ए व बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 49 इकोसिस्टम क्या पारितंत्र का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो पारितंत्र का निर्माण जीव जंतुओं और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज क्या है करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन कथन ए तथा बी दो दिए गए हैं और इन दोनों के बारे में हमें बताना है। पहला कथन है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या करता है परिवर्तन करता है, बातें सही है। दूसरा है प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, तो ये बात भी सही है। अब नीचे ऑप्शन देखने हैं हमें, कथन ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की व्याख्या करता है। बात तो सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या करता है क्या। व्याख्या का मतलब है क्योंकि दोबारा फिर से पढ़ते हैं हम, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। क्या बात इसमें सही सेट हो रही है क्योंकि लगाने पर। तो संतुलन इसमें हम बात करें तो
इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि संतुलन होगा तो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करेगा, तो इसमें संतुलन क्या होगा? मानव की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो अपनी दोहन करेगा आवश्यकता के अनुसार उन चीज़ों का, तो संतुलन पृथ्वी और मानव जो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या नहीं करता? व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन 2 इज क्या है? करेक्ट आंसर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? पहला क्या है? गोम्पा दर्शन। दूसरा है घास के मैदानों व हिमनदों की सैर। तीसरा है उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना। चौथा है यह सपाट मैदानी क्षेत्र है। तो हमें पता है कि रेगिस्तान जो अपना है लद्दाख, लद्दाख वाला क्षेत्र है पहाड़ी एरिया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये सपाट मैदानी क्षेत्र कैसे हो सकता है? उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो डी है वो काट दो, डी इसमें है, इसको काट दो, डी इसमें है, इसको काट दो, इसको काट दो, तो बचा क्या? ए, बी और सी। तो ऑप्शन 4 इज क्या है अपना करेक्ट आंसर। 52। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? तो वायु में मिलने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 इज क्या है करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा मिलने वाली 1 नंबर पर नाइट्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है अपने। 21 ये पाई जाती है नाइट्रोजन लगभग 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन पाई जाती है अपनी 21%। इनको ध्यान में रखना है, कई बार आ जाता है इनका भी क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन। 4 कथन दिए गए हैं, उनको बताना है। 4 कथनों में क्या बताना है हमें? वायुदाब और तापमान के बारे में जो सही कथन है उनके बारे में बताना है। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। सही बात है, जब वायुदाब ज़्यादा होगा तो आकाश क्या होगा? सब साफ दिखेगा और स्वच्छ होगा। सही बात है। दूसरा क्या है कि वायुदाब और वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। वायुदाब है वो वायु के ताप के द्वारा निर्धारित प्रभावित नहीं होता है। तो ये बातें सही है क्या? प्रभावित होता है। तो ये बात भी क्या है? ये बात लग रही है गलत। दूसरा देखते हैं हम। तीसरा, निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात है, जब वायुदाब निम्न होगा तो आकाश में क्या होगा? आर्द्र मौसम होगा और बादल छाए रहते हैं। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है? गमन करती है। तो इसमें देख लो, जिसमें बी है उसको काट दो, इसमें बी है इसको काट दो, इसमें बी इसको काट दो, इसमें भी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? नंबर 3। ए, सी और डी क्या है इसमें? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है हमें कि सही है या गलत है। अंतर्देशीय जल मार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अधिक दूरी में भारी और एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये बात भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55। पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कारण है जिसके द्वारा ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जो प्रजाति हैं वो लुप्त होने की या संकट की स्थिति में है, उसका क्या कारण है उसके पीछे। तो पहला कारण है ऑप्शन 1 वनारोपण। क्या वनारोपण के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है? दूसरा है भूस्खलन। तीसरा है निर्माण कार्य। चौथा है जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार। तो इसमें पहला ऑप्शन देखना है। वनारोपण से क्या होगा? संरक्षण होगा जातियों का, पौधों का, ना कि क्या होगा? संकट की स्थिति में आएंगी या लुप्त होंगी। तो ऑप्शन ए है वो उसको डिलीट कर दो। ए इसमें है, ए इसमें है और एक में भी ए है। तो बच गया क्या? बच गया बी, सी और डी। ऑप्शन 3 इज क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए आपको। प्रश्न सॉल्व करने इजी हो जाते हैं अगर आपको प्रश्न क्वेश्चन ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी कथन ए और बी दोनों दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या भाई इसमें। पहला कथन है संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, इनकी मात्रा हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ये भी बात सही है कि इस समय इन संसाधनों को क्या नहीं किया जा रहा, हमें केवल संभावना ही है, इसलिए हम इसका क्या नहीं कर रहे, अभी प्रयोग नहीं कर रहे। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों क्या है इसमें सही है। ऑप्शन 1 इज क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 57। 57 में क्या है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम के कीटों को
पालना सेरिकल्चर हो जाएगा, एक को मिला दो 4 से। दूसरा पीसी कल्चर, पीसी आता है मछली पालन, तो बी को मिला दो किससे, बी को मिला दो सी से, तो 1 में 4, 2 में 3, तो हो गया इसमें। तो ऑप्शन 3 इज क्या है अपना करेक्ट आंसर। बात करें विटिकल्चर बोलते हैं हम अंगूर की खेती को, और हॉर्टिकल्चर आता है साग सब्जियों और फूलों का उगाना। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। क्या नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है और हो सकता है डिलीट भी हो सकता है, और बोर्ड जाने क्या आंसर होगा इसमें। पर अपन बात करते हैं कि कौन सा नहीं है। हम बात करते हैं कि इसमें समानता की बात की गई है, इक्वेलिटी, बिल्कुल भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें समानता की बात की गई है। दूसरा बात की गई है न्याय की भी बात की गई है, 3 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके अलावा हम बात करें क्या स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता की भी बात की गई है, परंतु हिंदी में तो स्वतंत्रता आया है शब्द, और इंग्लिश में क्या शब्द मिलता है हमें, इंग्लिश में मिलता है हमें लिबर्टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हिंदी की बात करें तो इसमें हमें फ्रीडम शब्द नहीं मिलता, जिसमें इसमें लिखा है फ्रीडम। तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिलीट या गलत होने के चांसेस हैं, ये शब्द नहीं मिलता हमें। हालांकि इंग्लिश में लिबर्टी मिलता है, तो बोर्ड के हिसाब से हमें क्या पूछा है, नहीं है, तो इसमें स्वतंत्रता अथवा फ्रीडम, फ्रीडम शब्द नहीं है, जबकि लिबर्टी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो बोर्ड इसको हो सकता है जहाँ तक ऑप्शन नंबर 3 को ही सही मानेगा, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या है करेक्ट आंसर। फिर 59 क्या है, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाती है, वो कहलाती है असमानता। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 60, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी, ये तो अपने लोकतांत्रिक सरकार की क्या है, विशेषता है, सही बात है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, तो ये बात है क्या है, निरपेक्ष शक्ति नहीं होती, निरपेक्ष शक्ति प्रधानमंत्री के पास, तो ये विशेषता नहीं है, तो बी वाली बात हो गई। तीसरा है अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना, यानी जब लोकतांत्रिक सरकार होगी तो उसके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो अपने लोगों को कार्यों को समझाएंगे तथा अपना बचाव का भी पक्ष रख सकेंगे। तो इसमें ये भी क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या होती है, विशेषताएं होती है, अपना बचाव भी करती है सरकारें। तो इसमें सही विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, बी। तो इसमें होगा सही आंसर केवल बी। ऑप्शन 2 इज क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। कौन सा कार्य नहीं आता, कानून निर्माण का। कानून का निर्माण कौन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं आता, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, कौन होगा, उत्पादक, जो वस्तुओं को उगाएगा या उत्पादन करेगा। फिर उत्पादन होगी वो वस्तु किसके पास आएगी, थोक विक्रेता के पास आएगी, और थोक विक्रेता से वस्तु किसके पास जाएगी, परचून वाले के पास, और परचून से उपभोक्ता के पास। तो ऑप्शन 4 इज क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63, 62 हो गया, 63 क्या है, खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्न कथनों का क्या करना है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन घटा सकते हैं, सही बात है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के कार्यक्रम शुरू होते हैं तो जो गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं वो कम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है, ये बात भी सही है, क्योंकि शहरों में क्या है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सैलरी ज़्यादा मिलती है, इस कारण गांव के लोग कहाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं जॉब करने के लिए। तो अब हमें ये बताना है कि कथन तो दोनों क्या हैं, सही हैं। क्या ये कथन कारण की व्याख्या करता है, तो ये कथन कारण की क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर। क्योंकि नौकरियों की उच्च आय मिलती है उसका शहरों के कार्यक्रम से, ग्रामीण कार्य गारंटी रोजगार कार्यक्रम है गाँव का, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कथन इस प्रकार क्या हो जाता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 64 देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था ये, इसमें मिलान कराना है हमें। तो ग्राम सभा का क्या कार्य होता है, ग्राम सभा जिसका
उल्लेख आर्टिकल 243 243 में है। इसका कार्य है कि बीपीएल की सूची को अनुमोदित करना। क्या करना? बीपीएल की सूची को अनुमोदित करना, यानी 1 में 3, बाकी इसमें नहीं है 3, इसमें नहीं है, तो ये 2 तो डिलीट हो गए बच्चे, ये 2। पहले दूसरी बात ये करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते कौन हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य भी होते हैं जो मतदाता सूची में शामिल हैं। और मतदाता सूची में कौन शामिल होते हैं? जिनकी उम्र कितनी है? 21 वर्ष के लोग हैं और जिनकी वोटर आईडी बनी हुई है, जो मतदाता सूची में शामिल हैं, वो लोग ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? ग्राम पंचायत गाँव में जल स्रोतों के रख रखाव का कार्य करती है। तो दूसरे में आएगा 4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इज क्या होगा? करेक्ट आंसर। और जनपद का क्या कार्य है? जनपद बोलते हैं, अपने राजस्थान में बोलते हैं इसको पंचायत समिति, और भारत के स्तर पर हम इसको जनपद पंचायत भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जो भी विभिन्न पंचायती होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी पंचायत आती हैं पंचायत समिति के अंतर्गत, उनके मध्य क्या करती है? सामंजस्य बैठाने का काम करती है। तो सी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जिला परिषद क्या करती है? पंचायतों में धन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन 1 इज क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 65, दोहरे भार का क्या संदर्भ है? तो दोहरे भार का संदर्भ है औरतों घर का कामकाज करें, औरतें क्या करें? घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 66, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान कौन करता है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में क्या करते हैं? इन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 3 इज क्या है? करेक्ट आंसर। 67, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? कौन कौन से हैं? सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को नहीं मिलना। तो ये अनुच्छेद 21 की क्या करता है? अवहेलना करता है कि अगर किसी सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके जो भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, वो बाधित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी को उसका वेतन नहीं मिल रहा, तो ये उसकी आर्टिकल 21 की क्या कर रहा है? अवमानना कर रहा है। दूसरा है निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस या शुल्क लेना। तो ये बात हम नहीं कह सकते कि ये आर्टिकल 21 की क्या करता है? अवमानना करता है, तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा है एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, यानी पेयजल के स्रोत को क्या कर रहा है? कोई वस्त्र उद्योग संक्रमित कर रहा है, यानी लोगों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो ये भी इसमें क्या है? आर्टिकल 21 का अवमानना हो रही है। और पटरी और रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना इसमें नहीं आ सकता। तो ऑप्शन 3 केवल ए और क्या है? सही है। नेक्स्ट 68, 2 कथन दिए गए हैं। यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में FIR लिखी जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। रोक सकती है? बिल्कुल नहीं रोक सकती, 24 घंटे के लिए नहीं रोक सकती। तो पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरी बात है कि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्रित करना क्या है? सम्मिलित है। तो सही बात है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथन क्या है? ए असत्य और बी क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन बी या दूसरा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ए असत्य किंतु बी क्या है? सत्य है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हास्यकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो आदिवासी हमसे पिछड़े हुए हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सही शब्दों में इस प्रश्न को समझें। तो इसमें है पहला ऑप्शन है उन्हें शहरों से पलायन के लिए कहना, कि शहरों में कि आप जंगलों में रहते हो तो आप जाओ शहरों में जाके बस जाओ। ये कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। ठीक है। दूसरा है मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप में दिखाना। क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं कि भाई हम उनकी संस्कृति के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो आदिवासी लोगों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी, उनके बारे में समझ सकेंगे, जान सकेंगे, तो हो सकता है। दूसरा है उनसे बहुल समुदाय के रहन सहन के अनुरूप रहने के संसाधनों को अपनाने की अपील करना। नहीं, हम उनसे कोई अपील नहीं कर सकते कि आप ऐसा कीजिए। ठीक है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा है उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब हम आदिवासियों के इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे स्कूलों में, तो अधिक से अधिक लोग जानेंगे और फिर हम आदिवासियों के जो हास्यकरण पर हैं उनसे निकालने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज क्या है? करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किन
समुदाय को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। हमें पता है कि अत्याचार निरोध अधिनियम आया था 1989 में। उसके तहत हमने एससी और एसटी को क्या दिया गया था? अब अत्याचार निरोध अधिनियम के विरुद्ध सड़क सुरक्षा दी गई थी। तो एससी और एसटी के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियाँ, ठीक है। तो सी और डी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, केवल सी और डी। 71 विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझाने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहते हैं? इस उपागम को बोलते हैं हम इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, यानी अंतर अनुशासनिक चिंतन। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। 72 सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी तर्क प्रदान करता है? स्थानीय अनुभवों का समावेश, उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना, अधिक निर्देशात्मक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना की ओर ज्ञान मीमांसक बदलाव। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। स्थानीय अनुभवों को क्या करना है, हमें इसमें समावेश करना है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 73 निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब अपराधी न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो, इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर इज नंबर 2 केस स्टडी, यानी केस अध्ययन। हम उसके जीवन वर्त के बारे में लोगों को सुना रहे हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि उस पर चोरी का आरोप लगा, किस प्रकार उसे थाने में ले जाया गया, ठीक है। तो व्यक्ति की कहानी किस में सुनाते हैं हम? केस स्टडी में, तो केस अध्ययन बोलते हैं हम उसको। 74 सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? विद्यार्थियों को वे कार्य देना चाहिए जो अधिक क्या हो, चुनौतीपूर्ण हो। सार्थक अधिगम का यही क्या है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों को अधिक से अधिक वो कार्य देंगे जो क्या हो, चुनौतीपूर्ण हो, ताकि वो कर सकें। तो ऑप्शन 4 इज क्या है? करेक्ट आंसर। 75 नेक्स्ट, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कथन और कारण है। पहला कथन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। सही बात है, बेहतर विकसित होता है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो दोनों बात सही है और ये क्या करता है, इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 इज क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76 सामाजिक विज्ञान एक शिक्षण है, क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी पेशेवर गतिविधि। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 77 विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है? यानी हम पृथ्वी के विभिन्न भागों के बारे में जब बच्चों को बताएंगे तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका उपयोग करेंगे? तो हम ग्लोब का करेंगे, इसके अलावा नक्शे का करेंगे और एटलस का भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। परंतु हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए और बी और सी तीनों का नाम हो, तो हमें इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो ग्लोब सबसे उपयुक्त ऑप्शन है इसमें, या नक्शा का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन की बात करें तो ए और बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 78 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? यानी कोई भी शिक्षण विधि है, कौन सी होगी शिक्षण विधि जिसके द्वारा हम आनंदप्रद तरीके से पढ़ा सकते हैं? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करके, सही बात है, इसके द्वारा भी आनंददायक बना सकते हैं हम। सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, सही बात है। रात्रि आकाश को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। चौथा है सामाजिक तथ्यों से संबंधित वृहद सांख्यिकी डाटा को साझा करना। जब हम ये डाटा वगैरह साझा करेंगे, तथ्य वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आनंदप्रद थोड़ी बनाएगी, इससे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बोरिंग हो जाएंगी। तो डी है उसको काट दो, इसमें डी है काट दो, चौथे में भी डी काट दो, तीसरे में डी काट दो, तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी तीनों क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
दो कथन दिए गए हैं। क्या है? सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनर्प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। सही बात है। सोचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है? कथन एक और दोनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन 1 इज क्या है? करेक्ट आंसर। 80। फिर से दो कथन दिए गए हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था अधिकारों का केंद्रीकरण थोड़ा हुआ है, ये तो विकेंद्रीकरण हुआ है। तो ये हो गया गलत, तो पहला तो गलत हो गया अपना। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता स्तर को क्या करना है? ऊंचा बढ़ाना है। सहभागिता स्तर को ऊंचा बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये क्या है? सही आंसर है। तो एक गलत किंतु दो क्या है? सही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 81। पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती हैं। इनके लिए कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि की जा सकती है? तो कौन सी गतिविधि कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम पल्लवकालीन सभाओं से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं बच्चों को? विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय बच्चों को कार्य अलग अलग कार्य का विभाजन करवा सकते हैं कि तुम सिंचाई का काम देखो, तुम सड़क का देखो। इसके अलावा कक्षा संचालन के लिए अलग अलग समूहों का उदाहरण देना, अलग अलग उदाहरण भी दे सकते हैं। पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना। वास्तविक यात्राएं, हम टाइम मशीन थोड़ी ना है कि हम उस समय में चले जाएंगे और बच्चों को वास्तविक यात्राएं करेंगे। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? सी वाला तो एक गलत हो जाएगा अपना। चौथा है सर्वदर्शी सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा कराना, यानी सर्वदर्शी सामग्री कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से और कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखा देंगे, कोई मूवी वगैरह, फिल्म वगैरह, जिससे पल्लवकालीन सभाओं की बारे में हम क्या देख सकते हैं? जानकारी। तो जिसमें सी है उसको डिलीट कर दो, इसको काट दिया, इसको काट दिया, और चौथा भी क्या है? सही है। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 82। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से खालिस्तान की ओर अंतरण हो। तो ये क्या होगा? समतावाद। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, समतावाद। 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी क्या दिया गया है? हमें दो कथन दिए गए हैं और दूसरा क्या दिया? एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है, और देखना है मैं इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों वालों की संभावना। सही बात है कि एक पक्ष है कि सामाजिक विज्ञान में अलग अलग भाव वाले उत्तर भी हो सकते हैं, कई बार विपरीत उत्तर भी होने की संभावना रहती है। कारण क्या है इसके पीछे? कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षक के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की परंपरा की आदत को क्या है? हटाना है, कि शिक्षक प्रवचन दे, इस परंपरा को हमें हटाना है। तो ये बात भी सही है कि एक कथन कारण की व्याख्या करता है। तो उत्तरों का बात तो दोनों सही हैं, लेकिन जब कारण ये थोड़ी ना है कि उत्तरों के पीछे शिक्षक पीठासीन है तो वो उत्तर दे रहा वो सही होगा। तो ए और बी दोनों तो सही हैं, लेकिन इसका कारण इसकी क्या नहीं करता? व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84 की बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। विद्यार्थियों में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? नीचे कथन दिए गए हैं। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक व्हाट हैपन इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। तो ये कथन क्या हो जाता है? अपना गलत हो जाता है, क्योंकि व्हाट हैपन हिस्ट्री के द्वारा हमें लोहा काल की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात है अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। तो ये बात सही है। पहली बात तो जिसमें ए वाला कथन कराता है, ए है वो काट दो, इसमें ए है वो काट दो, इसमें है ये काट दो और इसमें ये काट दो, तो बच गया क्या? अपना सी बच गया डायरेक्ट। तो ऑप्शन बी, सी और डी सही है। तो आंसर 3 इज क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी देख लो आप, इसमें बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना। नेक्स्ट, वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन दिखाकर, बिल्कुल सही बात है, विषय वस्तु का चयन देखकर। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर भी हम वॉलपेपर परियोजना का चयन कर सकते हैं। सही है। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत
अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, यानी बच्चों ने प्रस्तुतिकरण कर दिया, उसके बाद हम बच्चों से क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा भी। चौथा है विद्यार्थियों की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती, तो पहले इसमें क्या नहीं किए जाते, प्रश्न नहीं पूछे जाते। इस प्रकार जिसमें डी है उसको काट दो, इसको काट दो, तो ए बी व सी, ऑप्शन 2 इज क्या है, करेक्ट आंसर, दूसरा इसमें सही आंसर। 86, रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य अंतिम निर्णय निर्माण के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, तो ये उसका क्या है, उद्देश्य नहीं है, कि अंतिम निर्णय निर्माण के लिए नहीं होता। रचनात्मक आकलन तो बीच बीच में किया जाता है बच्चों का, तो ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर, क्या है, दूसरा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 87, परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है। परीक्षण क्या है, यह एक आलोचनात्मक परीक्षा का क्या है, आधार है, तो ऑप्शन 1 इज क्या है, करेक्ट आंसर। 88, दो कथन दिए गए हैं नीचे, उसके बारे में बताना है। अधिगम क्या है, सतत प्रक्रिया है, सही बात है, क्या सही बात है, अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, ये कथन गलत है। अधिगम तो व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो व्यक्ति विद्यालय के अंदर भी सीखता है तो विद्यालय के बाहर भी सीखता है, तो कथन क्या है, एक तो सही है परंतु दो क्या है, गलत है, तो ऑप्शन 3 इज क्या है अपना करेक्ट आंसर। 89, दो कथन, एक कथन व एक कारण दिया गया है, देखना है कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता। परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित करना। सही बात है कि हम परीक्षण कब करते हैं, कि ये योग्यता इसमें है या नहीं है, ये चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या है इसका, परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति के अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उसके ज्ञान अक्षमताओं आदि का क्या करता है, निर्धारण करता है, तो ये भी क्या है, सही है, और इसकी ये क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इज क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 90, फाइनल क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखना इसकी दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। पहला है कि विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण विद्यार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। क्यों भाई, पेन पेंसिल से ही हम बच्चों के परीक्षण कर सकते हैं, कि इसके अलावा अन्य तरीका नहीं है क्या, तो पहला कथन गलत है। केवल एकमात्र तरीका हो ही नहीं सकता, एकमात्र आ गया मतलब ये चीज़ नेगेटिव बता रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कॉपी पेंसिल यानी पेपर पेंसिल टेस्ट के अलावा भी। दूसरा है विद्यालय में परीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। सही बात है ये, कि हम बच्चों का प्रदर्शन बताते हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी ग्रेड आती है, कितने नंबर आते हैं, तो इस प्रकार हम क्या है, संख्या या मूल्यों का निर्धारण कर देते हैं। तो कथन 1 गलत और 2 क्या है, सही है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने पेपर सोल्व कर लिया है, और आगे होने वाली एग्ज़ाम है उसके भी हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे एसएसटी विषय का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।